तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो अपनी जो क्लास चल रही थी वो चल रही थी EORO। इसमें जो अपने कर रहे थे इतिहास के बारे में हमने क्लासें की थी जिसमें हमने प्रमुख वंश पढ़े। आज हम ज्योग्राफी की बात करेंगे राजस्थान के भूगोल में। ठीक है, इसके जो भी टॉपिक दे रखे हैं हम वन लाइनर यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ पे वन लाइनर उसके अकॉर्डिंग अपने सिलेबस कवर कर रहे हैं। ठीक है, और सारे टॉपिक मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा और पूरा सिलेबस अपने करेंगे EORO का एक महीने के अंदर जितना भी है पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। नगर पालिका अधिनियम की भी मैं शॉर्ट ट्रिक लाऊंगा। तो शुरू करते हैं अपने राजस्थान की नदियां और झीलें करने वाले हैं अपने। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका क्या है कि राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि नदी प्रवाह यहाँ पे कितने रूपों में पाया जाता है। देखो यहाँ पे 3 प्रकार का प्रवाह पाया जाता है आंसर। ठीक है, 3 रूपों में पाया जाता है। कितने? 3। कौन कौन से है? पहला आपका आता है यहाँ पे आंतरिक अपवाह प्रणाली। कौन सी? आंतरिक अपवाह प्रणाली। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या होता है कि जो नदियां होती है कोई ऐसा स्थान होता है वहां जाके लुप्त हो जाती है। जो दूसरा आता है आपका वो है अरब सागरीय अपवाह तंत्र। ठीक है, अरब सागरीय प्रणाली भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अरब सागरीय प्रणाली। इसमें क्या होता है कि जो नदियां हैं अपना जल कैसे भी करके मतलब सहायक नदियां बन के आगे जाके अरब सागर तक अपना जल ले जाती है। फिर तीसरा जो लास्ट आता है आपका बंगाल की खाड़ी का। बंगाल की जो खाड़ी अपवाह प्रणाली है, अपवाह प्रणाली वो आपकी आ जाएगी इसमें। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये सभी को पता है कि यहाँ पे 3 होगा कि कितने रूप में पाया जाएगा। लेकिन इसके अंतर्गत ये ध्यान रखना कितना प्रतिशत जो आंतरिक अपवाह तंत्र है राजस्थान में वो 60.2% है और 17.1 लगभग याद रख लेना। ठीक है, 60, 17 और 22.4। ठीक है, 60, 17, 22 याद रख लेना, ऐसे 22.4 है वैसे ये। तो जो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है वो कुल अपवाह तंत्र का 22.4% है, ये बात आपको याद रखनी है। और अरब सागर का 17.1% है कुल अपवाह का। ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे कि आंतरिक में कौन कौन सी आती है। कई ऐसी नदियां दोस्तों जो आंतरिक में भी आएगी और वैसे भी आएगी जैसे अरब सागर के में भी। तो अपने स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। देखो ऋग्वेद में उल्लेखित नदी कौन सी है। देखो ऋग्वेद में दोस्तों जो उल्लेख मिलता है वो सरस्वती नदी का मिलता है। किसका? और सरस्वती नदी का अवशेष कौन सी है नदी है? घग्गर नदी है। सरस्वती नदी का अगर अवशेष कौन सी है? घग्गर नदी, जो गंगानगर हनुमानगढ़ में बहती है और ये सिर्फ मानसून में आती है दोस्तों। ये हमारे घर से सिर्फ 201 मीटर की दूरी पे ही है। तो घग्गर नदी है, ये शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। कहां से? HP से। शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है। ठीक है, HP लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। और वैसे तो देखो इसका जल कई बार तो हनुमानगढ़ तक ही रह जाता है और कई बार ऐसा है कि फोर्ट अब्बास तक ही चला जाता है। तो वो तो इसके ऊपर है कि जल मतलब वर्षा वहां पे किस मात्रा में हो रही है। और राजस्थान में जो प्रवेश है ये टिब्बी नामक स्थान से होता है हनुमानगढ़ जिले में। तो इसका राजस्थान में प्रवेश याद रखना, राजस्थान में प्रवेश टिब्बी जगह है। कौन से में? HMH लिख रहा हूँ, हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, और राजस्थान में इसे नाली के इस साइड में गंगानगर मानसर में इसे नाली के नाम से जाना जाता है। मानसून में ऐसे कहते हैं कि नाली आ गई। ठीक है, पाकिस्तान में इसे अकरा नाम से जाना जाता है। क्या? अकरा नाम से। और देखो इसे क्या क्या कहते हैं। इसका मैदान क्या किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसका मैदान जाना जाता है वग्गी के नाम से। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे मैंने आपको बता दी। इसी में राइस बेल्ट भी पाई जाती है। और इसके अंदर सभ्यता कौन कौन सी बसी हुई है इस नदी के किनारे? घग्गर या सरस्वती निकाय के सभ्यता की अगर बात करें सभ्यता, तो एक तो रंग महल है, एक कालीबंगा है। ठीक है, ये सभ्यता यहाँ पे बसी हुई है। और बरौर सभ्यता भी इसके नदी के किनारे ही है। और देखो दोस्तों इसमें एक बारे में क्या है, इसे इस नदी के प्रवेश को ब्रह्मवत कहा गया है। और इसकी खोज किसने की थी? सरस्वती नदी की जो खोज करते हैं वो 1896 में CL ओलथम करते हैं।
ठीक है। और सिर्फ गंगानगर और मानगढ़ जिले में 2 ही बाव के जिले हैं, ये ध्यान रखना, बाव के जिले 2 है। इसके अगर उपनाम की बात करें, उपनाम मर्त नदी, सोतर नदी, ठीक है, या नट नदी कहते हैं। तो अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत कुछ जान लिया हमने घग्गर नदी के बारे में। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है कि जो अनास, एराव और सोम है, जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह, उसके बारे में बताना है कि जो अनास, एराव और जो सोम नदी है किसकी सहायक नदियां हैं। देखो ये है दोस्तों, इसका आंसर है आपका माही नदी, जो कि उल्टे यू आकार में बहती है, माही नदी, ठीक है। और देखो जो माही नदी है, इसकी अन्य सहायक नदियां भी मैं आपको बता देता हूँ। ईरू, इसके अलावा सोम आपने जान ही ली, चांप भी है। और दोस्तों इसकी सहायक नदी याद रखने की एक ट्रिक भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो माही नदी है। और दोस्तों जो आप आई बटन पे जब क्लिक करोगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी, मैंने मैप में बता रखी है पूरी माही नदी के बारे में। तो जो इसकी सहायक नदियों की ट्रिक है दोस्तों, वो है कि आज चुपचाप सो जा भाईला, ठीक है। भाईला का मतलब तो आप समझते होंगे। देखो आज में आ से हो जाएगा अनास, ठीक है। जय यहाँ पे साइलेंट रहेगा, सॉरी जय के आगे जय साइलेंट रहेगा। चू से क्या हो जाएगा, चांप। पै से क्या हो जाएगा, चुपचाप से चांप हो गया, ठीक है, पूरे चुपचाप से। एक सेकंड, जो चुप और चाप है, इससे हो जाएगा आपका चांप। सो से हो जाएगा सोम। जा से हो जाएगा जाखम। 1 सेकंड, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई इसमें। जा से जाखम हो जाएगा, और भा से भादर हो जाएगा, ई से ईरू हो जाएगा, ला से लाखल हो जाएगा। तो आज चुपचाप सो जा भाईला आप याद रखे, ये आराम से थोड़ा बहुत अगर याद रहे तो याद रख लो, नहीं तो आप जो मैंने वीडियो बना रखी है उसको आप डिटेल में देखोगे तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। वो क्या मैप में अच्छे से बता रखी है, आप मैप में कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो आप आराम से याद रख सकते हो। तो सोम हो गई, जाखम हो गई, ठीक है, सोजा, भा से भादर हो गई, ई से ईरू हो गई, और ला से कौन सी हो गई, लाखल। तो ये आ जाती है इसकी सहायक नदी। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है। ये आपको बताना है कि जो जवाई नदी है दोस्तों, ये किस नदी की यहाँ पे सहायक नदी है। तो सभी को पता है, ये आप बता सकते हो आराम से। तो ये आती है आपके लूणी की सहायक नदी आती है जवाई। कौन सी, लूणी की। अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि ये जवाई नदी है ना, ये निकलती कहाँ से है। ये निकलती है आपके, मतलब इसका उद्गम पता होना चाहिए। इसका लूणी का मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले जवाई का उद्गम पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसका तो लूणी के भी और क्वेश्चन आए, आगे बताऊंगा मैं। गोरिया गांव पाली में, गोरिया गांव पाली से यहाँ पे जवाई का उद्गम होता है। और यहाँ पे जवाई बांध भी बना है सुमेरपुर के निकट, ये भी ध्यान रखना है। पाली, जालोर और बाड़मेर में बहती है, और विले बाड़मेर के गांधव के निकट ये बाड़मेर में लूणी में मिल जाती है, ऐसा याद रख लेना। तो ये लूणी में कब मिलती है जवाई, लूणी में बाड़मेर जिले में मिलती है, इतना याद रख लेना बस, ठीक है। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इतना याद रख लेना। आप जवाई की बात कर रहे हैं। और जो जवाई नदी है पाली व सिरोही जिलों की सीमा बनाती है, किसकी, पाली व सिरोही जिलों की सीमा बनाती है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि द्रव्यवती नदी कहाँ स्थित है। तो अब आपसे पूछा गया द्रव्यवती। देखो दोस्तों, जो द्रव्यवती नदी है ना, ये जयपुर में है। और ये जयपुर में मतलब कैसे है, देखो यहाँ पे क्या है कि पहले ये नाला बन गया था गंदा, एक थी तो पहले नदी, फिर इसे तैयार कराया गया पूरा मॉडल, इसके आसपास मतलब पार्क वगैरह भी मतलब बढ़िया बनाए गए थे, ठीक है। आप जयपुर में जाओगे तो देख सकते हो, बहुत बढ़िया बनी हुई है। लेकिन बाद में वापस ये
नाले के प्रदूषण के समस्याओं से वापस जूझ रही है। तो ये जयपुर के अंतर्गत है, जयपुर में है दोस्तों। 2018 में इसका उद्घाटन वगैरह भी किया था, इसके जो भी पार्कों पुरकों का। तो द्रव्यवती नदी जयपुर में, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो बिजराड़ की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है। अब इसमें खारी में क्या है कि दो नदियां, इसलिए यहाँ पे इसने स्पेशल लिखा है क्वेश्चन में दोस्तों। ये जो प्रश्न है आपके आरएस वगैरह में भी आया हुआ है, जो ये खारी नदी वाला क्वेश्चन है, और प्रयोगशाला सहायक में भी आया हुआ है। तो देखो जो बिजराड़ की पहाड़ियों से जो खारी नदी निकलती है दोस्तों, तो ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का हिस्सा है। किसका? बंगाल की खाड़ी का। और क्या बात इंपॉर्टेंट है कि एक और खारी नदी है जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र का हिस्सा है, वो दोस्तों निकलती है सिरोही के शेरगांव की पहाड़ी से। तो वो अरब सागर का है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना। एक खाड़ी कौन सी है, एक तो ये बंगाल की खाड़ी में है ये खाड़ी, और ये कहाँ से निकलती है? बिजराल की पहाड़ियों से। बिजराल की पहाड़ी राजसमंद में है, और ये क्या कहती है, देवली के निकट बनास में मिल जाती है। तो खारी बनास में मिलती है, ठीक है, देवली टोंक में, देवली टोंक में। और एक और खारी आती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एक और खारी नदी आती है जो है सिरोही से, शेरगांव की पहाड़ियां, सिरोही, शेरगांव की पहाड़ियां, सिरोही से यहाँ पे इसका उद्गम होता है। और ये दोस्तों अरब सागरीय अपवाह के अंतर्गत आती है, ये ध्यान रखना, अरब सागरीय अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो दोनों बातें क्या है कि आपको डिफरेंस लेके चलना है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। और ये लूणी की सहायक नदी जवाई में मिलती है, ये वाली जवाई में मिल जाती है। किसमें? जवाई में। तो एक तो बनास की सहायक है, एक जवाई की सहायक है खारी। तो दोनों खारी में ध्यान रखना, जो बिजरावल की पहाड़ी से निकलेगी वो तो बनाएगी बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, जो शेरगांव की पहाड़ी से निकलेगी वो बनाएगी अरब सागर का अपवाह तंत्र। तो दोनों को आपको डिफरेंस लेके चलना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, जो पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो देखो जो है एक जिला आता है दोस्तों बालोतरा, बाड़मेर का, ठीक है। इसका धरातल नीचा है मतलब, तो इस कारण क्या है कि जब भी वहां पे ज्यादा वर्षा आएगी तो लूणी नदी का बहाव बढ़ेगा, तो बालोतरा में ये डूब जाएगा। अब जो पानी है ना, एक लूणी नदी का पानी कहाँ पे खारा होता है ये भी पूछा जाता है। तो लूणी का जो पानी खारा भी यहीं से ही होता है, बालोतरा बाड़मेर के बाद से ही, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा एक और शहर आता है हनुमानगढ़, वो भी पेटे के नदी के पेटे के नीचे स्थित है, मतलब लेवल से, तो वो भी डूब जाता है अगर वहां पे ज्यादा पानी आ जाए तो घग्गर नदी में अगर ज्यादा पानी आ जाए तो ये दोनों बातें आपको डिफरेंस लेके चलना है, ठीक है। अब आता है अपना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। तो ये प्रश्न कम से कम एग्जाम में 4 से 5 बार आ चुका है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है। सिर्फ 2 जिले हैं, वर्तमान के 33 जिले हैं उनमें से 2 हैं, अब 50 हो गए, लेकिन 50 की अभी घोषणा हुई है, 19 की, ध्यान रखना। तो 2 ही जिले हैं, एक तो बीकानेर आता है आपका और एक चूरू आता है। तो इन 2 जिलों में कोई भी आपको नदी नहीं मिलेगी, नहरें मिल जाएगी, नदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, नदी कोई नहीं है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती है। मांडलगढ़ में आपको बताना है कि कौन सी नदियां मिलती है। देखो त्रिवेणी संगम आपको सारे याद होने चाहिए। तो मांडलगढ़ में जो मिलते हैं बेड़च, बनास और मेनाल, कौन सी? इसका आंसर आपका हो जाएगा, एक तो बेड़च, एक है बनास और मेनाल। 3 नदियां यहाँ पे मांडलगढ़ में मिलती है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो अन्य भी है, बनास, चंबल और सीप कहाँ पे मिलती है? रामेश्वर घाट में, ठीक है। अगर बनास
चंबल और सी पूछ ले, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मिलती है आपकी रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर। ठीक है, सवाई माधोपुर, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बनास डाई और खारी राजमहल टोंक में मिलती है। ठीक है, बनास डाई और खारी राजमहल टोंक में। तो ये सारे त्रिवेणी संगम दोस्तों आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा बाड़ी बांडी बनास और मास देवदाम जोधपुर या टोंक में मिलती है। माई जाखम सोम बेणेश्वर डूंगरपुर में है, फेमस है ही। तो सोम माई जाखम तो आपको याद रखना ही रखना है। सोम माही जाखम, जिसे आदिवासियों का तीर्थ भी कहते हैं, तो बेणेश्वर डूंगरपुर में ये मिलती है। कहाँ पे? डूंगरपुर में। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कि जाखम, माही तथा एरू नदियां राजस्थान के किस जिले का निरूपण करती है? ये पूछा गया, किस जिले का निरूपण करती है मतलब। तो ये दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ जिले का यहाँ पे निरूपण करती है जाखम, माही और एरू। इसका प्रतापगढ़ का। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कि जो मानसी वाक्कल नदी का उद्गम स्थान बताना है आपको, कि मानसी वाक्कल नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों ये निकलती है फुलवारी की नाल अभयारण्य से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फुलवारी की नाल अभयारण्य से ये निकलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है जो मानसी वाक्कल है। और बामणी की बात करें, ठीक है, तो बस्सी अभयारण्य से है। और चंबल राष्ट्रीय, इसके ऊपर जो भी अभयारण्य स्थित है, जैसे चंबल पे भी अभयारण्य स्थित है। ठीक है, ऐसे कई कई नदियों पे अभयारण्य स्थित है, तो वो भी बताया गया इसमें। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कि राजस्थान में चूलिया जलप्रपात, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। देखो, जो च से चूलिया याद रख लेना। और चूलिया स्थित है किस पे? चंबल पे। ठीक है, और ये कम से कम 5 से 6 बार आ चुका है आपके एग्जाम में। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पे स्थित है। किस पे? चंबल नदी पर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछ ले कि भीमलत किस नदी पे है, भीमलत, ठीक है, भीमलत है मांगली नदी पे। मांगली नदी पे किस जगह पे भी आपको पता होना चाहिए, बूंदी में। अगर आपसे पूछ ले कि मैनाल प्रपात कहाँ पे है, मैनाल नदी पे भीलवाड़ा में। ठीक है, मैनाल नदी पे ही है। किस पे? मैनाल नदी पे। लेकिन जगह कौन सी? भीलवाड़ा। तो ये जगह के नाम भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांठल की गंगा किसे कहते हैं? ये पूछा गया आपसे कि कांठल की गंगा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो माही नदी है, जो उल्टे यू आकार में बहती है, इसे कहा जाता है कांठल की गंगा। और दोस्तों जो ये नदी है, कर्क रेखा को भी 2 बार काटती है। ठीक है, माई बजाज सागर बांध भी इस पे बना हुआ है, और एक कागदी पिकअप बांध भी बना हुआ है बांसवाड़ा में। और दोस्तों जो माई नदी के बारे में अगर हम बात करें, तो 3 बहाव के जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो बहाव के जिले भी आपको पता होने चाहिए। बहाव के जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये 3 यहाँ पे दोस्तों आपके बहाव के जिले भी आते हैं। ठीक है, और कर्क रेखा को मैंने आपको बता ही दिया। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? खादू गांव बांसवाड़ा से। राजस्थान में जो प्रवेश होता है, खादू गांव बांसवाड़ा, खादू गांव बांसवाड़ा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। एमपी से निकलती है, धार जिले के पास। ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका उद्गम भी। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, साबी नदी का उद्गम बताना है अब आपको, कि साबी नदी कहाँ से निकल रही है। ठीक है, साबी नदी के बारे में
साबी नदी का उद्गम स्थल यहाँ पे आपका क्या आता है? तो साबी दोस्तों आपकी निकल रही है सेवर की पहाड़ी जयपुर। कहाँ से? सेवर की पहाड़ी जयपुर से, ध्यान रखना जयपुर। साबी कहाँ पे है? जयपुर। सेवर की पहाड़ी जयपुर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि कालिदास जी ने किस नदी को अंतः सलीला कहा? यह बताना है कि कालिदास जी किस नदी को कहते हैं कि अंतः सलीला बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों जो लूणी नदी है ना, लूणी नदी को कालिदास जी कहते हैं अंतः सलीला। किसको? लूणी। और जो लूणी है ना, इसको लवणवती भी कहा जाता है। ठीक है, और क्या है? इसे लवणवती भी कहा जाता है। इसके सारे नाम आपको याद होना चाहिए। अगर हम बात करें दोस्तों इसके उद्गम की, तो उद्गम आपको याद होना चाहिए नाग पहाड़ अजमेर से। कहां से? नाग पहाड़ जो है अजमेर से निकलती है। और दोस्तों एक चीज और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, जो लूणी है ना, ये लूणी कब बनती है? क्योंकि देखो, एक तो नाग पहाड़ अजमेर से तो निकलती है आपके सागरमती, और पुष्कर से सरस्वती निकलती है। तो फिर जाके ये गोविंदगढ़ में मिलके लूणी मिलती है। मतलब यहाँ पे जैसे पुष्कर की पहाड़ियां हैं, पुष्कर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से तो आपकी निकलेगी सरस्वती, और यहाँ पे है नागपाड़, यहां से कौन सी निकलेगी? आपके सागरमती, सागरमती। तो यहाँ पे है ना, ये जो जगह है गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ में जाके ये आगे मिल के बन जाती है लूणी। तो ये ध्यान रखना आपको, लूणी कब बनती है। अब अगर अब बहाव के जिलों की बात करें दोस्तों, तो इसका जो बहाव क्षेत्र है उसे गोडवार प्रदेश भी बोलते हैं। तो बहाव क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इसका जो बहाव क्षेत्र है दोस्तों उसे बोलते हैं गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है, और इसके जो बहाव के जिले हैं प्रमुख कौन कौन से हैं? अजमेर में, फिर नागौर में जाएगी, फिर पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर में। तो 6 जिले हैं इसके। ठीक है, बहाव क्षेत्र की हम बात करें तो ये भी आपको याद रखना है। पहले अजमेर से निकली, अजमेर के बाद गई नागौर में, ये भी मैंने करवा रखी है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके रीडवाड़ी में। ठीक है, अगर वैसे भी सर्च करोगे तो भी आ जाएगी। फिर पाली में, पाली के बाद जाती है ये जोधपुर में, जोधपुर के बाद किस में जाती है ये बाड़मेर, फिर जालौर से निकल के गुजरात में, लास्ट में ये कच्छ की खाड़ी तक जाती है, बाड़मेर फिर जालौर। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, इसकी पश्चिमी राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 कि लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी किसकी सहायक नदियां? देखो जितनी भी एड़ी एड़ी ये लगा हुआ है ना, ये सारी लूणी की सहायक नदियां हैं। तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे लूणी। क्या? 1 सेकेंड, लूणी आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये सारी लूणी की ही सहायक नदियां हैं। इसे मारवाड़ की गंगा भी कहते हैं मारवाड़ की गंगा भी कहते हैं लूणी को। 1 सेकेंड, लूणी, और रेगिस्तान की जीवन रेखा भी, और मरुआसा भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, मरुआसा, ना कि वन की आसा। और दोस्तों अगर हम इसकी अन्य सहायक नदियों की बात करें तो आप याद रख सकते हो, देखो खाल से बनाकर, बनाकर, सागी, जोर से मत बजाओ, मत बजाओ। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। इसमें देखो खा से खारी हो जाएगा, खारी मैंने आपको 2 बता दी। ठीक है, एक तो बनास में मिलती है, एक लूणी में मिलती है। फिर लय से हो जाएगा आपके लीलड़ी, अड़ी अड़ी वाली तो सारी लगभग इसी की होगी। सह से हो जाएगा आपकी सूकड़ी। ठीक है, और बना से हो जाएगा आपके बांडी, ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, कर आपका साइलेंट रहेगा, सागी तो सागी हो ही जाएगा। जो से आपके हो जाएगा जोजड़ी, जो से क्या हो जाएगा? जोजड़ी। इसके बाद से साइलेंट रहेगा, मैं से हो जाएगा आपका मीठड़ी।
इसके बाद दोस्तों जो आपका बैस जाओ से आपका जवाई याद रखना है। जवाई का मैंने आपको बता ही दिया पूरा, पाली से निकलती है और बाड़मेर में जाके लूनी में मिलती है जवाई नदी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 कि लूनी नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। ये पूछा गया है कि यहाँ पे जैसे जो लूनी नदी है तो वहां पे प्रदूषण किस वजह से हो रहा है, किस मतलब ऐसे उद्योग के कारण यहाँ पे प्रदूषण हो रहा है लूनी में, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो रंगाई छपाई उद्योग है वो लूनी नदी के प्रमुख प्रदूषण का यहाँ पे मुख्य कारण है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्या, रंगाई छपाई उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग। और दोस्तों जो पिचायक बांध है वो जोधपुर में बना हुआ है लूनी नदी पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा बांध, पिचायक बांध या ऐसे बोलते हैं इसे, पिचायक बांध लूनी नदी पे जोधपुर में। अब और भी अगर आपको डिटेल से देखने हैं ना दोस्तों, तो आप ये लूनी नदी वाली वीडियो जरूर देखो, आप मेरी रीड वाली प्लेलिस्ट में है। बाकी मैं इसमें भी आप आई बटन पे टच करोगे तो मैं डाल दूंगा। बांकली बांध आपको बताना है कि किस नदी पे है। बांकली बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखो जो बांकली बांध आता है वो आपका आता है सोकड़ी नदी पे। किस पे, सोकड़ी नदी पे आपका आता है बांकली बांध। ठीक है, सोकड़ी आपको याद रखनी है, जो कि देसूरी पाली से निकलती है। कहां से, देसूरी पाली से, पाली से निकलती है और समदड़ी बाड़मेर में मिल जाती है लूनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि अरवारी नदी का उद्गम कहाँ पे है। अरवारी नदी का उद्गम आपको बताना है दोस्तों कि अरवारी नदी कहाँ से यहाँ पे निकल रही है, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों जो अरवारी नदी है ये अलवर जिले में, कौन सा जिला, जिला तो यहाँ पे आपका लगेगा अलवर, और जगह यहाँ पे करेक्ट अगर हम बात करें तो थानगाजी। ठीक है, थानगाजी अलवर में जगह आती है। वहां के पास एक सकरा बांध है, कौन सा, सकरा बांध, तो वहां से निकलती है ये अरवारी नदी। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है कांस्टेबल में। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है कि रुंडित जो सरिता है वो कौन सी नदी कहलाती है। तो दोस्तों ये कहलाती है आपकी बाणगंगा। कौन सी, बाणगंगा नदी है ये, रुंडित सरिता कहलाती है। और इसे अर्जुन की गंगा व ताला नदी भी कहते हैं। अन्य नाम क्या है, अन्य अगर आपसे नाम पूछे जाएं तो इसे अर्जुन की गंगा या ताला नदी भी कहते हैं। क्या, ताला नदी। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है इस नदी के लिए। ठीक है, बैराट सभ्यता भी है, जयपुर जिले में है ये, और ये अपना जल सीधा यमुना में डालती है। तो अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है दोस्तों। तो ये सेम वही है, लास्ट क्वेश्चन है बाणगंगा। तो बाणगंगा के बारे में ही है, यही नदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये काटती है आपके माई नदी। ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान के 2 ही जिलों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई की आपको सहायक नदियां मैंने आपको पहले ही बता दी दोस्तों, जो जितनी भी माई की सहायक नदियां थी ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको याद रखनी है। कि आज चुपचाप सो जा बाइला, ठीक है, अनास, अनास हो गई, चांप हो गई, ठीक है, सोम हो गई, सोजा जा से जाखम हो गई, ठीक है, भादर हो गई, हीरू हो गई, लाखल हो गई। तो ये सारी दोस्तों क्या है कि माई की सहायक नदी। आज चुपचाप सो जा बाइला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24 की चंद्रभागा और कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है। ये बताना है आपको कि जो चंद्रभागा नदी है और कोठारी नदी है ये किस अपवाह तंत्र का आपके भाग आता है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24, दोनों दोस्तों बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग है चंद्रभागा और कोठारी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग है। जो कोठारी नदी है दोस्तों ये दिवेर राजसमंद से निकलती है
और भीलवाड़ा में जाके क्या है कि बनास में मिल जाती है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे कि कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है। जो भूमि को मतलब पाट देती है एक तरीके से, मतलब मैंने आपको इसके जो चंबल नदी है उसका भी पूरा बता रखा है। तो चंबल नदी है ना, ये बनाती है उत्खात भूमि। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी नदी उत्खात भूमि बनाती है, तो चंबल नदी है दोस्तों, ये बनाती है उत्खात भूमि। तो ये ध्यान रखना है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। राजस्थान की पूछा जाए तो बनास आएगा, ठीक है। चंबल नदी भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है, जनापाव पहाड़ी से। ये भी आपको बात को ध्यान रखना है। और चंबल नदी के बारे में अपने थोड़ी बातें जान लेते हैं। हाँ तो देखो दोस्तों, जैसे जो इसके सबसे ज्यादा है ना, ये सतह जल भी यही लाती है और सर्वाधिक अवनालिका अपवर्तन भी यही करती है। और ये क्या है कि कितने जिलों में बहती है, 6 जिलों में, करौली, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर में ये बहती है। ये इसके बारे में कुछ खास बातें हैं। इसके अलावा दोस्तों जो चंबल नदी है, जो आपकी चंबल नदी आती है, इसे चमाणवती भी कहते हैं और कामधेनु भी। तो ये आपका जो नाम है इसका, कामधेनु, आपका याद रखना जरूरी है। ये आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कामधेनु किसे कहा जाता है। और पूरे 12 महीने बहती है ये नदी, ठीक है। और राजस्थान में अगर उद्गम पहले जान लो, उद्गम कहाँ पे हो रहा है इसका, ठीक है। उद्गम हो रहा है जनापाव पहाड़ी, जो कि पड़ती है आपकी मऊ में, छावनी इंदौर लगती है, और एमपी, मऊ एमपी याद रख लेना। और राजस्थान में प्रवेश सारी नदियों का आपको याद होना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पे, भैंसरोडगढ़, जो कि पड़ता है आपका चित्तौड़गढ़ में। तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में यहाँ पे इसका प्रवेश होता है। और राजस्थान में मध्य प्रदेश की 241 किलोमीटर की प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई दोस्तों 153 किलोमीटर है। अप्रोक्स लंबाई में क्या है कि चेंजेस है, जब ये क्वेश्चन भी नहीं आता लंबाई वाला। और विलय अंत में इसका इटावा यूपी मुरादगंज में होता है, ठीक है। यमुना नदी में मिल जाती है अंत में। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। पार्वती आपको बताना है किसकी सहायक नदी है। जो पार्वती नदी है तो ये आपकी आती है चंबल की ही सहायक नदी। किसकी? चंबल की। अब देखो दोस्तों, इसकी बहुत सारी जो चंबल की सहायक नदियां हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी सहायक नदियां आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। काली सिंध है, काली सिंध है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी आ जाएगी बनास आ जाएगी, ठीक है। ये सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास। बामणी आ जाएगी, ठीक है, बामणी भी चंबल की सहायक नदी है। इसके अलावा नेवज आ जाएगी। इसके अलावा आपकी आलणी आ जाएगी। ये सारे नाम क्या है एक बार दिमाग में से निकाल लेना। पुराल आ जाएगी, मेज नदी आ जाएगी, ठीक है। कुन्नू आ जाएगी, कुन्नू भी बहुत बार पूछा गया है। परवन आ जाएगी, आऊ आ जाएगी, ठीक है। ये पूरी मैंने डिटेल से बता रखी है, आप देख सकते हो चंबल नदी के बारे में। इनकी जो सहायक नदियां भी कहाँ से निकलती है ये भी बता रखा है मैप में बढ़िया अच्छे तरीके से। शिप्रा आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद छोटी काली सिंध भी एक आती है। तो ये सारी इसकी क्या है कि सहायक नदियां हैं चंबल की। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे। चंबल की नदी पर निर्मित कौन सा बांध है ना, राजस्थान में नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि कौन सा बांध। इस पे देखो क्या 4 बांध बने हुए हैं। उन बांधों का कई बार क्रम भी पूछ लिया जाता है कि किस क्रम में यहाँ पे बांध बने हुए हैं, ये भी पूछ लिया जाता है आपसे। तो ये सारी बातें ना आपको पता होनी चाहिए चंबल नदी के बारे में, बांधों की। तो पहला दोस्तों जो बांध आता है वो आता है गांधी सागर, ठीक है। यही है जो इस प्रश्न का आंसर है। फिर बाकी भी बांध बताऊंगा। तो गांधी सागर आता है पहले। तो ये बना हुआ है आपके मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। फिर जो दूसरा है गांधी के बाद, इनका क्रम भी आपको याद होना चाहिए, राणा प्रताप सागर। ये बांध दोस्तों बना हुआ है आपके चित्तौड़गढ़ में। फिर जो बाकी 2 बचे हुए बांध है वो कोटा में है दोनों, ठीक है। तीसरा है जवाहर सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, कोटा जो बैराज है। तो ये दोनों आपके ना दोस्तों कहाँ पे है, कोटा में।
तो पहला मध्य प्रदेश, दूसरा चित्तौड़गढ़, फिर दोनों जवाहर और कोटा कोटा में। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद, अब जो आड़ नदी है ना दोस्तों, ये उदयपुर से निकलती है, फिर उदय सागर के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, बेड़च हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो आहड़ नदी है, आहड़ नदी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आंसर इसका तो आपका हो जाएगा बेड़च। और ये मिलती कहाँ पे है, बनास में मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उद्गम इसका होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से। तो अगर आपसे उद्गम पूछ ले, गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियों से इसका दोस्तों उद्गम होता है उदयपुर जिले में। कहाँ से, जिला उदयपुर लगता है। और जो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि उद्गम स्थल पर बेड़च नदी का क्या नाम है, तो आयड़ है। तो ये ध्यान रखना। विलय भीलवाड़ा में, बिगोद में होता है। इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, गोजरी और आई अन्य। ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना अभी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बतानी है कि ये कौन सी है। तो दोस्तों जो जल ग्रहण क्षेत्र है विस्तृत, ये आपका आता है यहाँ पे बनास नदी का। ठीक है, बनास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बनास को वन की आशा भी कहते हैं, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। क्या कहते हैं, वन की आशा भी इसे कहते हैं। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे कि राजस्थान में जो चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो वो आपकी आ जाएगी बनास। ठीक है, बनास के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। इसका जो उद्गम होता है दोस्तों बनास नदी का, अगर आपसे पूछा जाए कि बनास नदी का जो उद्गम के बारे में, तो खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। कहां से, खमनोर की पहाड़ियां। गोगुंदा से तो आयड़ का हो रहा था, तो डिफरेंस ध्यान रखना, खमनोर और गोगुंदा नाम में कंफ्यूज मत होना। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से, वो उदयपुर से हो रहा था। गोगुंदा की पहाड़ी से बेड़च का। ठीक है, वो मिलती इसी के अंतर्गत। और इसके जो भाव क्षेत्र है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर आता है। बिसलपुर बांध भी बना हुआ है बनास नदी पे, जिससे पूरे जयपुर को पानी पीने वाले की सप्लाई होती है। त्रिवेणी संगम मैंने आपको पहले बता ही दिया था। ठीक है, इसके बहाव के जिले देख लो आप, तो ये भी मैंने करा रखी है, आप देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके। बहाव के जिले, सबसे पहले राजसमंद, इसके बाद ये जाएगी आपके चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद दोस्तों ये जाएगी आपके भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के बाद दोस्तों ये जाएगी आपके अजमेर, टोंक और फिर सवाई माधोपुर में मिल जाएगी चंबल में। टोंक, अजमेर के बाद जाएगी यहाँ टोंक में, पहले अजमेर, फिर जाएगी ये टोंक में, टोंक के बाद ये चली जाएगी सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खारी और मोरेल किस नदी की सहायक नदियां हैं। मोरेल और खारी आपको बतानी है कि किस नदी की यहाँ पे सहायक नदियां आती है। क्वेश्चन नंबर 31। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बनास। तो ये बनास की सहायक नदियां हैं। ठीक है, बनास, 1 सेकेंड थोड़ा सही लिख देता हूं, बनास की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि जो बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है। जो बनास बेसिन बनता है, तो उसका मतलब मुख्य क्षेत्र यहाँ पे किस जिले में आता है, तो वो दोस्तों आता है आपके भीलवाड़ा में। कहाँ पे, भीलवाड़ा में यहाँ पे आपके आता है, ध्यान रखना। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। मृत नदी की उपमा किस नदी को दी गई है, तो घग्गर नदी है या सरस्वती नदी है, इसे ही दी गई है मृत नदी की उपमा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है मृत नदी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, झीलें आ गई आपकी अभी ये। ठीक है, सांबर झील में गिरने वाली नदियां बतानी है। झीलें थोड़ी आगे आएगी, अभी स्टार्ट नहीं हुई है पूरी। तो सांबर झील में यहाँ पे कौन कौन सी नदियां गिरती है वो बताना है आपको कि सांबर झील में कौन कौन सी नदियां गिर रही है। देखो मेड्डा गिरती है, आंसर एक तो मेड्डा,
एक गिरती है खारी, एक गिरती है आपकी रूपनगढ़, ठीक है, एक गिरती है आपकी खंडेला। तो ये सारी नदियां आपकी क्या है कि सांबर झील में गिरती हैं। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी, ये देखो जैसलमेर में पाई जाती है नदी, बीकानेर चूरू में कोई नदी नहीं पाई जाती, मसूरदी नदी भी कहा जाता है, ये बताना है। तो कांकनी नदी है, इसे कांकनेय भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, इसका अन्य नाम जो है कांकनेय भी इसे कहा जाता है। वन सेकेंड कांकनेय। और दोस्तों जो इसका उद्गम है वो जैसलमेर का कोठियारी गांव है। उद्गम कहाँ पे है? जैसलमेर से। जैसलमेर याद रख लेना बस। और ये बस 17 किलोमीटर ही बहती है, बाद में विलुप्त हो जाती है। जैसलमेर का कोठियारी गांव आता है, वहां से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और जो इसका विलुप्ति स्थल है वो मिठा खाड़ी है। विलुप्ति स्थल कौन सा है इसका? मिठा खाड़ी। तो ये मिठा खाड़ी में जाके हो जाती है विलुप्त। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे कि मरुस्थल में जो भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया जाता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये भी आपकी वही नदी है कांकनेय, इस नदी पे ही भुज झील का निर्माण किया जाता है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। जो डाई नदी आपको बताना है किस जिले से संबंधित है। तो दोस्तों जो डाई नदी है ना, ये अलवर जिले के नसीराबाद तहसील से निकलती है। कहाँ से? तो अलवर जिले से संबंध है इसका। और तहसील पूछ ले तो नसीराबाद। नसीराबाद जो तहसील है उससे संबंध है। और ये बिसलपुर के निकट बनास में मिल जाती है। ये जो अरावली की पहाड़ियों से ही निकलती है ये डाई नदी भी। ये त्रिवेणी संगम भी बनाती है, मैंने आपको बताया था। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील के बारे में आपको बताना है। अब झीलों के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। देखो जो कृत्रिम झील है सबसे बड़ी, वो आपकी आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जयसमंद झील। कौन सी? जयसमंद झील। तो दोस्तों जो जयसमंद झील है ना, तो ये उदयपुर में है। कहाँ पे है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जयसमंद झील कहाँ पे है। उदयपुर में। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम है, ठीक है। और निर्माण किसने करवाया था इसका? तो इसका निर्माण दोस्तों होता है 1685 से 91 ईस्वी के बीच में। जयसमंद झील है तो कौन निर्माण कराएगा? जय सिंह कराएगा। इसके अलावा जयसमंद झील उदयपुर में है, ठीक है। इस झील में कौन सी मतलब नदी का पानी रोक के जो बनाई गई थी, इसको ये भी पता होना चाहिए। पहले इसके अन्य नाम देख लो। डेबर झील भी पूछा जाता है, तो डेबर झील भी इसे कहते हैं, ध्यान रखना। डे है ये, डेबर। डेबर झील भी इसे कहते हैं, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। और जो गोमती नदी का जल है ये उपयोग में लिया जाता है। गोमती नदी का जल उपयोग में लिया जाता है इस झील में, ठीक है। ये भी बात आपको बताना चाहिए। अब जो है इसमें एक आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल है जयसमंद झील में, तो ये भी ध्यान होना चाहिए। इसमें 2 टापू है। सबसे बड़ा टापू का नाम है, बार बार पूछा जाने वाला एग्जाम में, सबसे बड़ा जो टापू आपके आता है वो आएगा आपके बाबा का इसे बागड़ा भी अलग अलग, कोई कुछ लिखता है कोई कुछ लिखता है, तो आप लगभग सेम होगा। और सबसे छोटा टापू प्यारी। सबसे छोटा टापू कौन सा है? प्यारी है, तो ये भी ध्यान रखना। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे कि राजस्थान में जोधपुर से ना 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना एक झील है, तो ये निर्माण कौन करवाता है, ये बताना है आपको कि जो कायलाना झील है दोस्तों, इसका निर्माण कौन करवाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह के द्वारा यहाँ पे जो आपके कायलाना झील का निर्माण करवाया जाता है, ठीक है। और सर प्रताप भी बोलते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि राजस्थान की किस प्रसिद्ध
झील पर नटनी का चबूतरा है। नटनी का चबूतरा आपके आ जाता है दोस्तों पिछोला झील पर, ठीक है, ये भी उदयपुर में है पिछोला। और झीलों की नगरी तो सभी को पता ही है, उदयपुर कहते हैं, इतना कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पिछोला झील का निर्माण होता है 14वीं शताब्दी में। महाराज लाखा के शासनकाल में एक बंजारा होता है पिच्छू बंजारा, उसके द्वारा यहाँ पे करवाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जो नटनी होती है गल की, उसकी याद में एक चबूतरा भी यहाँ पे बनाया जाता है, नटनी का चबूतरा। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने के लिए योगदान कौन कर रहा है दोस्तों? तो ये कर रहा है कनाडा, ठीक है, कनाडा। तो कनाडा योगदान कर रहा है पुष्कर झील को आपके स्वच्छ रखने के लिए। ये कार्यक्रम चल रहा है 1997-98 से ये कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। और यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को नवंबर में राज्य का सबसे रंगीन मेला भी लगता है, और यहाँ पे सर्वाधिक विदेशी जो सैलानी भी आते हैं। सर्वाधिक ऊंट की बिक्री वाला मेला भी इसे बोलते हैं इस टाइम। और अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। राजसमंद झील का निर्माण यहाँ पे महाराणा राज सिंह कब करवाते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो 1680 ईस्वी में है, ये करवाते हैं राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह 1680 ईस्वी में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और राजसमंद झील तो होगी कौन सी जगह पे? राजसमंद में ही होगी। और यहाँ पे एक नौचौकी के नाम से प्रसिद्ध झील में गोमती नदी आकर भी गिरती है, ठीक है। यहाँ पे मेवाड़ का इतिहास भी संस्कृत भाषा में, मतलब राज प्रशस्ति भी है, जहाँ पे 25 काले पत्थरों पे है, बड़ी बड़ी शिलाओं पे। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और ये भी पूछा गया प्रश्न कि जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित है, तो वो झील कौन सी है? राजसमंद झील। मतलब इसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित है, जिसे राज प्रशस्ति कहा जाता है। तो राज प्रशस्ति आपको ध्यान रखना है, राजसमंद झील पे ही है, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि राजस्थान की आपको ऐसी झील बतानी है जो नील हरितना शैवाल से N2 नाइट्रोजन युक्त खाद जहां से प्राप्त होती है, खाद की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा मोती झील। क्या? मोती झील आपका आंसर हो जाएगा, जो आपके स्थित है भरतपुर में। और इसे भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है, ये बात को ध्यान रखना है। अब आपके आता है कि कोलायत झील कहाँ पे है दोस्तों? देखो कोलायत झील आपके आती है दोस्तों बीकानेर में, यहाँ पे बीकानेर जिले में आपके आ जाती है कोलायत झील। तो ये आपको ध्यान रखना है कोलायत झीलों के बारे में। और मीठे पानी की झीलों की बात करें तो दोस्तों आपके आ जाती है जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, फतेह सागर, ठीक है, ये सारी है। और कोलायत झील के बारे में मैंने आपको अभी बता ही दिया। कायलाना झील जोधपुर में है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, गैप सागर झील किस जिले में है, ये बताना है आपको। इसे गैप सागर भी बोला जाता है कई बार, तो गैर सागर भी बोला जाता है, कोई कुछ बोलता है। तो वैसे गैप सागर बोलते हैं, डूंगरपुर याद रखना। तो गैप सागर कहाँ पे है? डूंगरपुर में है, डूंगरपुर जिले में गैप सागर झील है। और गोपीनाथ द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है, इसके द्वारा गोपीनाथ द्वारा गैसे गोपी गैसे गैप सागर बनवाई गई थी। और यहाँ पे पुंजराज द्वारा निर्मित गोवर्धन नाथ का विशाल मंदिर भी है, 52 छोटे छोटे मंदिर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सिल्लीसेठ झील कहाँ पे स्थित है? अब आपको बताना है जो सिल्लीसेठ झील है ये कहाँ पे है। देखो अलवर में है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। अलवर जिले में सिल्लीसेठ है। फोय सागर कहाँ पे है? देखो दोस्तों फोय सागर है आपके अजमेर में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस झील का निर्माण इंजीनियर फोय अंग्रेज करवाता है। बाढ़ राहत परियोजना के अंतर्गत यहाँ पे अजमेर नगर परिषद द्वारा निर्मित भी की गई, ठीक है। बांडी नदी का जल यहाँ पे एकत्रित होता है फोय सागर झील में, किसका? बांडी नदी, ठीक है, बांडी नदी का जल एकत्रित यहाँ पे फोय सागर झील में होता है। ये बात आपको याद रखनी है, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। बांडी नदी का, बांडी नदी का जल एकत्रित यहाँ पे होता है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की जो अजमेर की आना सागर झील है में किस नदी का पानी आता है, ये आपको बताना है कि जो आपकी अजमेर की आना सागर झील है तो यहाँ पे आपका किस नदी का पानी आता है? तो यहाँ पे भी बांडी नदी का ही पानी आता है, इसका
बांडी का नाम याद रखना, बांडी नदी, ठीक है, इसी का पानी यहाँ पे यूज होता है। और अन्ना सागर का निर्माण कौन करवाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था जब इतिहास कर रहे थे, तो अर्णोराज द्वारा दोस्तों यहाँ पे जो अन्ना सागर झील है इसका निर्माण करवाया जाता है 1135 ईस्वी में। अब अपने जो बांडी नदी है इसका उद्गम हेमावास, एक बांध आता है पाली में, वहां से है हेमावास कुंड। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, जो राजस्थान की ऐसी झील का नाम बताओ जिसमें 98% है ना सोडियम क्लोराइड है, मतलब NaCl, नमक, लूण जट है, सोडियम क्लोराइड 98% है, वो बतानी है था कि वह कौन सी झील है। तो दोस्तों जहां पे 98% नमक है, सोडियम क्लोराइड पर पाया जाता है, तो वो आपके आती है पचपदरा झील, बाड़मेर वाली पचपदरा, ठीक है, पचपदरा झील बाड़मेर, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, बाड़मेर पचपदरा झील ये आती है आपकी, और ये खारे पानी की झील है, भारत और राज्य की सबसे खारी। अब आपसे पूछ ले कि किशोर सागर झील या जो तालाब है ये आपके कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो ये आपके स्थित है दोस्तों कोटा में, ठीक है, ध्यान रखना है, कोटा में ये स्थित है किशोर सागर, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सावन भादो तालाब भी है कोटा में। अब राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि सूची में सम्मिलित किया गया है, ये तो सभी बता सकते हैं, जो अपनी सांबर झील आती है उसे सम्मिलित किया गया है इसमें, ठीक है, जो आपकी आर्द्र भूमि वेटलैंड वाला है इसके अंतर्गत इसे सम्मिलित किया गया है। म्यूजियम सॉल्ट भी है यहाँ पे, रामसर साइट घोषित है, अब मैंने आपको बता ही दिया। अब जल महल आपको बताना है कि कौन सी झील में स्थित है जो जल महल है, तो दोस्तों जो जल महल है ना ये मानसागर झील में स्थित है, किसमें, मानसागर झील में आपके जल महल स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। और भारत के कुल नमक का मतलब सांबर झील में कितना प्रतिशत उत्पादित होता है, 8.7%, ये लिख लेना कि भारत की अगर कुल नमक की बात करें तो 8.7% नमक भारत के कुल नमक का, तो ये प्रश्न आपके RS में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ तक ये इतने क्वेश्चन है दोस्तों। अब मैं आपको थोड़ी 2-3 चीजें और बता देता हूँ कि खारे पानी की जो झीलें हैं वो कौन कौन सी है। खारे पानी की झीलें, तो देखो पहली दोस्तों आती है आपकी सांबर, ठीक है, सांबर झील। सांबर झील जयपुर, नागौर, अजमेर 3 जिलों में स्थित है, सांबर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। फिर आती है आपकी डीडवाना, ठीक है, खारे पानी की अलग से याद रखनी है आपको। फिर आती है आपकी पचपदरा झील, ये बाड़मेर में है। फिर आपकी आती है लूणकरणसर, ये आपकी बीकानेर जिले में आती है, तो ये बीकानेर, और पचपदरा मैंने आपको बता दी बाड़मेर, ये आपकी हो जाएगी नागौर, ये आपकी हो जाएगी जयपुर, नागौर, अजमेर, तो इसलिए मैं आपको नहीं लिख रहा हूँ। तो एक कावोद और काणोद आती है, ये भी जैसलमेर में है, कावोद और काणोद, ये है आपके जैसलमेर में, ये भी खारे पानी की है, ठीक है। इसके अलावा अन्य जो आती है, कोछोर आती है सीकर में, कोछोर, ये भी खारे पानी की है, खारे की याद रखना, बाकी जितनी बच्ची होए वो मतलब मीठे की हो जाएगी, ठीक है, ज़्यादा मतलब दिमाग मत लगाना आप। रेवासा आती है सीकर में, ऋण आती है फलोदी, ऋण फलोदी जोधपुर में, ऋण फलोदी आती है आपकी जोधपुर में। इसके अलावा जो पोखरण आती है जैसलमेर में, पोखरण जैसलमेर में, ठीक है। और राजस्थान में नमक की सबसे बड़ी मंडी है नावा नागौर में, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये, और जो मीठे पानी की है बाकी बची हुई है वो मीठे की हो जाएगी, बस ये याद रख लेना खारे पानी वाली कौन कौन सी है।
ठीक है, तो अभी जो आपके नदी और झीलों वाला टॉपिक है कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो दोस्तों आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।